रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात। रानीखेत और लैंडस्टोन छावनी भंग करने की वकालत की। कल से फिर खुलेगा आईआरसीटीसी का पोर्टल। 8 से 31 जुलाई तक की यात्रा के लिए होगी टिकट की बुकिंग। उत्तराखंड शासन ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 3 आईएएस अधिकारियों को किए तबादले। रुद्रप्रयाग में के भी डीएम बदले। जोशीमठ में दरारों से फिर सहमे लोग। जमीन में होने लगे बड़े बड़े गड्ढे। प्रभावितों की बढ़ने लगी चिंता। उत्तराखंड की रोडवेज बसों में सुरक्षित नहीं महिलाएं। सामने आए कई शर्मनाक मामले। महिला आयोग हुआ सख्त। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास भी बंद। चमोली जनपद में रुक रुक कर बारिश जारी। यात्रियों को आवागमन में हो रही दिक्कत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चमोली से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास भी बंद। चमोली जनपद में रुक रुक कर बारिश जारी है। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में खचड़ा नाली और लामबगड़ में बंद नाली के जलस्तर बढ़ने से सड़क पर पानी बह रहा है। यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाली के जलस्तर बढ़ने से सड़क पर बह रहा पानी। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान। चमोली जनपद में रुक रुक कर बारिश भी लगातार जारी है, जिसके चलते आम जनमानस के सामने कई समस्याएं आ चुकी हैं। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के खचड़ा नाले में भर जाने के चलते सड़क पर पानी आ गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी, जहां चमोली जनपद में रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है और लगातार हो रही बारिश से आम जनमानस के सामने कई समस्याएं। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के खचड़ा नाले और बंद नाले में जलस्तर बढ़ने से सड़क पर पानी बह रहा है, जिसके चलते आम जनता परेशान हो गई है और चमोली जनपद में रुक रुक कर बारिश लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के खचड़ा नाले और बंद नाले के जलस्तर के बढ़ने के चलते अब सड़कों पर पानी बह रहा है। नाले के जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान। यात्रियों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चमोली से खबर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास भी बंद है। और चमोली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल राणा जुड़ चुके हैं। अनिल, चमोली में लगातार नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते अब ये पानी सड़कों पर आ गया। आम जनता के लिए घर से निकलना भी दूभर हो गया है। गरिमा, अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि कुछ दिनों पूर्व जो छिनका में हाईवे टूटा था और उसको 20 घंटे के बाद सुचारू किया गया। उसके बाद कल ही रात में यहाँ पे जो खचड़ा नाला है और जो बद्रीनाथ के से पहले जो जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में जो लामबगड़ एरिया है, वहाँ पे भी बड़ा गदेरा आ गया था, जलस्तर बढ़ गया था। उसके बाद यहाँ पे यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ घंटों के लिए राजमार्ग बंद रहा। और फिलहाल अभी बता दें चमोली जनपद में जो सड़क की स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है। पूर्व में जब चारधाम कपाट खुलने की तिथि तय हुई थी, उसके बाद भी चारधाम यात्रा को लेकर के न्यूज ने अपने दर्शकों के लिए बताया था कि किस तरह रहेगी चारधाम यात्रा, और सड़कों की स्थिति को लेकर के भी हमने लाइव के दौरान कहा था कि जगह जगह जहाँ सड़कें खराब हो रखी है, प्रशासन की टीम जुटी हुई है उसको खोलने के लिए और सुचारू करने के लिए। लेकिन फिर भी बताते चले कि इस बीच में अभी भी जगह जगह सड़कें बंद होने की सूचनाएं हम तक आ रही है। प्रशासन की टीमें भी लगी हुई है। फिलहाल अभी आपको बता देंगे कि जहाँ पे पागल नाला है, या आपको बता दें आगे जो ये हमारा ये छिनका है, ये खुल चुका है और यात्रा फिलहाल यहाँ पे चल रही है। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। यात्री के लिए प्रशासन, जहाँ पे भी यात्री फंस रहे हैं वहाँ पे उनको जो विभाग है, जो जिला प्रशासन है, पर्यटन विभाग है, पुलिस विभाग है, वो उनके रहने खाने की व्यवस्था कर देते हैं। जी गरिमा। बिल्कुल, लेकिन अनिल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बारिश के मौसम से पहले इन नालों की सफाई नहीं की गई थी? क्योंकि अब जब बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है, चारधाम की यात्रा भी जारी है, लगातार यात्रियों का बड़ा जत्था बद्रीनाथ धाम के लिए भी रवाना होता है। ऐसे में रास्ते में ये नाले पड़ते हैं, तो इनकी ओर प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया?
गरिमा, अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ वहाँ पे क्या होता है कि अमूमन पहाड़ी एरिया से जो मलबा है वो ऊपर से आ जाता है। जब बारिश ज्यादा आती है तो पहाड़ी चट्टानें गिर करके सड़कों में आ जाती है। और उन नालों की बात की जाए तो ये बरसाती नाले होते हैं। जब भी चार धाम यात्रा शुरू होती है इस तरह की घटनाएं बरसात में आए दिन कई सालों से दिखाई दे रहे हैं कि बरसाती नाले आ जाते हैं, उफान पर आ जाते हैं। उसके बाद कुछ ही घंटों में ये नाले आप बता सकते हैं कि दर्शकों के लिए कि इनमें पानी का जल स्तर कम हो जाता है और उसके बाद यात्रा यहाँ पे चलनी सुगम हो जाती है। साथ ही बता दें कि लगातार जो विभाग है, जो चार धाम यात्रा है वो सुचारू चल रही है और यहाँ पे पर्यटकों का आना अभी भी जारी है। और इस बीच इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में फिलहाल बद्रीनाथ यात्रा पे पर्यटक आए। वहीं हेमकुंड की बात की जाए तो हेमकुंड यात्रा भी अभी सुचारू रूप से चल रही है। जी गरिमा। बिल्कुल, देखिए हेमकुंड यात्रा में भी लगातार यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन इनके सामने कई समस्याएं आ रही हैं। फिलहाल अनिल, क्या कई जगहों पर जो मार्ग बाधित हुआ था उसको खोला गया है ताकि यात्रा सुचारू रूप से हो सके? और आने वाले वक्त में क्या इस तरीके की मौसम विभाग ने कोई संभावना जताई है कि और बारिश होगी जिससे यात्रा मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं, प्रावधान पड़ सकते हैं? जी गरिमा, क्योंकि मौसम विभाग भी जब से केदारनाथ, आपने देखा होगा केदारनाथ की आपदा आई हुई तब से जो विभाग है, मौसम विभाग है, वो भी अपनी पहले ही भविष्यवाणी कर दे रहा है कि कितने तारीख को यहाँ पे बारिश होनी है और कब आपको अलर्ट रहना है, जिससे कि किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना यहाँ पे पहाड़ों में न हो। और लगातार मौसम विभाग भी बता रहा है कि कब आपने यात्रा करनी है, कब नहीं करनी है। फिलहाल यहाँ पे अभी बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पे मौसम साफ बना हुआ है और कुछ स्थानों पे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जनपद चमोली और बद्रीनाथ का एरिया, तो वहाँ पे कुछ स्थानों पे बारिश भी हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। और कुछ स्थानों पे लगातार अभी जो NHIDCL की टीम है वो भी सड़कें जहाँ पे बाधित है उनको खोलने का काम कर रही है। गरिमा। बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर कई जगहों पर मार्ग बाधित होने से यात्रियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चमोली से खबर, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बंद होने की बात सामने आई थी, क्योंकि चमोली जनपद में रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। और बद्रीनाथ हाईवे लामबगढ़ के खजड़ा नाले लामबगढ़ में बंद नाले में जलस्तर बढ़ने से लोगों के सामने समस्याएं हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड शासन ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। 3 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। IAS विनय शंकर पांडे को पौड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। IAS मयूर दीक्षित टिहरी के जिलाधिकारी बने हैं। IAS सौरभ गहरवार बने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी IAS गौरव गहरवार को बनाया गया है। IAS मयूर दीक्षित टिहरी के जिलाधिकारी बने हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 3 IAS अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। तो 3 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। IAS विनय शंकर पांडे को पौड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर IAS मयूर दीक्षित टिहरी के जिलाधिकारी बने हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। IAS सौरभ गहरवार रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी बने हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से खबर, उत्तराखंड शासन ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। तो उत्तराखंड शासन की ओर से तबादला एक्सप्रेस चलाए जाने की बात सामने आई है। 3 IAS अधिकारियों के तबादले की बात। IAS विनय शंकर पांडे को पौड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और IAS मयूर दीक्षित टिहरी के जिलाधिकारी बने हैं। तो ये अहम तबादले सामने आए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 3 IAS अधिकारियों के तबादले किए जाने की बात कही गई है और IAS विनय शंकर पांडे को पौड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगली खबर है लक्सर से, जहां पर पुलिस का खनन माफियाओं पर चाबुक चला। अवैध खनन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की बात कही गई। 3 JCB व 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज किया गया है। बीकमपुर के बाणगंगा नदी में जारी खनन का खेल, खनन माफिया कर रहे थे JCB मशीन से खनन। लक्सर प्रभारी निरीक्षक अमरजीत के नेतृत्व पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। चौकी प्रभारी ने की खनन माफियाओं पर कार्रवाई। तो चौकी प्रभारी की ओर से खनन माफियाओं पर कार्रवाई की गई। 3 JCB व 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहां पर सीज किए जाने की बात सामने आई है। बाणगंगा नदी में लगातार खनन का खेल जारी है। तो लगातार जारी खनन का खेल, आम खबर आपको हम बताते हैं। खनन माफिया JCB मशीन से खनन कर रहे और लगातार खनन का खेल जारी। लक्सर प्रभारी निरीक्षक अमरजीत के नेतृत्व में कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और चौकी प्रभारी ने की खनन माफियाओं पर कार्रवाई की बात। तो चौकी प्रभारी की ओर से खनन माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही जाने की
अहम जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के परिवार वालों से मिलने के बाद हरिद्वार सांसद लक्सर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा हर वर्ग को, धर्म के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। यही कारण है कि भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और कहा कि भाजपा ने अपने 9 साल के कार्यकाल में इतने विकास कार्य किए हैं कि देश का बच्चा बच्चा भाजपा को जानता है। उन्होंने कहा कि 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत लोकसभा से अनेक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रमों को सफल बनाकर ये दिखा दिया कि अब आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ भाजपा का है, ताकि गरीबों का कल्याण व सुशासन देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज बसपा सहित कई अन्य दलों को छोड़कर विभिन्न दलों के लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। ये देश के बारे में सोचना चाहिए, इनकी संकीर्ण मानसिकता है। हम तो देश के बारे में सोचते हैं ना, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं ना। ये वही लोग थे जब 370 को अलग हटाने की बात हुई थी, तो तब भी इन लोगों ने इस तरीके का विरोध किया, वो पूरे देश के सामने है। अभी अनावश्यक हर चीज में विरोध करना, कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। इनकी राजनीति लोग समझ गए हैं और अब इनको रिजेक्ट कर दिया है लोगों ने। इनका ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की यूल में छावनी बोर्डों को भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में फिर से नामित करने के निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन रणनीतिक छावनियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता से भंग किया जाना चाहिए। छावनी बोर्ड के विघटन और इन शहरों में नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिकाओं, जिला प्रशासन में स्थानांतरित करने से यहाँ की स्थानीय जनता को लाभ होगा। साथ ही शहर की पर्यटन क्षमता को अनलॉक करने में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जन संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया है, जिससे समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया है। कुल 63 बैठकें की है। समिति को लिखित रूप से 2.31 लाख सुझाव भी प्राप्त हुई और अब समिति बहुत जल्द सीएम धामी को यह ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। तो वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों पर थोपना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जन संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2,31,000 सुझाव भी प्राप्त हुए और अब समिति बहुत जल्द सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है
और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ये कमेटी ने पिछले एक साल से लगातार विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा, उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। Drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। धामी ऐलान कर चुके हैं कि एक्सपर्ट कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही राज्य सरकार इसे लागू कर देगी। सीएम धामी का तर्क है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का मस्तक है और सबके लिए कानून एक समान हो, इसकी पहल इसी धरती से होनी चाहिए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। इन लोगों को यूसीसी से क्या कुछ परेशानियां होंगी, इसको देखते हुए कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी सरकार को सुझाव भी भेजेगी, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बताएगी। तो खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है, मैंने जो देखा है। अभी ये पता नहीं क्या उसमें कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, मुझे तो पता नहीं और ना तो पत्रकारों को पता है। तो आखिर समर्थन मिल कैसे रहा जब यही पता नहीं उसमें क्या है। गोवा से वो कितना मिलता जुलता है, गोवा के यूसीसी से कितना वो डिफर है, यही पता नहीं। क्या इन्होंने कानून ला रहे हैं, क्या चीज़ें हटा रहे हैं, जब इस बारे में जानकारी नहीं है कैसे पता है। उत्तराखंड में थारू रहते हैं, बुक्सा रहते हैं, भोटिया जनजाति रहती है, हमारे ये जो जौनसार के लोग रहते हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसी में कई किस्म के बाइफिकेशंस हैं। तो अभी यही पता नहीं कि उन लोगों को तो उनकी राय मशवरा है नहीं है, कमेटी में उनके प्रतिनिधि थे नहीं थे, ये पता नहीं है। और कब इसको ये विधानसभा में पारित करेंगे, कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर मसौदा क्या है, लिफाफे के अंदर है क्या, ये तो पता चले, तब तो उसका समर्थन या विपक्ष में कोई बात आएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही ये ड्राफ्ट सीएम धामी के पास आने वाला है। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू कर पाएगी? क्या यूसीसी से विभिन्न जाति धर्म के लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे? क्या सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों पर थोपना चाह रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी करते हुए यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन द्वारा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिला अधिकारी, एसएसपी सहित कांवड़ मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस फोर्स मौजूद रही। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने सभी को कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। मौसम विभाग ने देहरादून के साथ ही टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और अल्मोड़ा जिले में कुछ स्थानों और बाकी स्थानों में हल्की बारिश होगी। राज्य में देहरादून समेत सभी पर्वतीय जिलों में 4 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया, जबकि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के लिए फिलहाल अगले 4 दिन के लिए किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक शनिवार को 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
राज्य के 9 वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रथम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा गया। मुख्यमंत्री धामी और भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने चयनित साहित्यकारों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, शॉल और 1-1 लाख रुपए के चेक भेंट किए हैं। भाषा संस्थान ने देहरादून के कई सर्वे चौक स्थित ITDR सभागार के साहित्यकारों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया। सीएम ने साहित्यकारों को सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साहित्यकारों को सम्मानित करके वो खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि अपनी बोली भाषा को भुलाकर विकास संभव नहीं है। राज्य में बोली भाषा के विकास का क्रम जारी है और ये निरंतर चलता रहेगा। भाषा हमारी विरासत और संस्कृति का बोध कराने वाला अनुष्ठान है। हिंदी के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। पहली बार हम लोगों ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह ये आयोजित किया है और इसमें साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे विद्वान लोग जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं उन सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सभी लोगों का, इन महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा का, साहित्य का सम्मान है और भाषा के विकास के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए और जो भी जरूरी जो काम होंगे उन सभी कामों को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में लाएंगे और आगे की जो इस विभाग की जो नीति बनेगी उसमें भी हम लोग इनको सम्मिलित करेंगे। उत्तराखंड के क्रांति दल का द्विवार्षिक महाधिवेशन पिथौरागढ़ में होना तय हुआ था, जो अब 24 से 25 जुलाई को गैरसैंण में होगा। वहीं पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष AP जयाल ने उत्क्रांत का नाम बदलने की बात करने वालों को अपराधी बताया और बताया कि कई जिलों से उनके यहां महाधिवेशन कराने की मांग की जा रही थी। आयोजन स्थल तय करने को केंद्रीय उपाध्यक्ष किशन सिंह मेहता के नेतृत्व में बनाई समिति ने गैरसैंण का नाम फाइनल किया है। देखिए, अब मानसून सीज़न प्रारंभ हो चुका है। 1 जून से ही हमने हाई अलर्ट क्षेत्र में घोषित कर दिया था। मानसून सीज़न में फुट पेट्रोलिंग हमारी बढ़ जाती है, एलिफेंट पेट्रोलिंग बढ़ जाती है और इसके साथ साथ वन सुरक्षा और वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिगत एम्बुश लगाना और नाइट पेट्रोलिंग करना, खासकर जो हमारी दक्षिणी सीमा है उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रयास हमारा यह है कि कोई भी इस तरीके की घुसपैठ उस क्षेत्र में ना हो पाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश वन विभाग से भी पूरा सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।